नमस्कार दोस्तों। आपके अपने YouTube चैनल रोजगार विद अंकित में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहाँ भी होंगे एकदम बेहतरीन होंगे। सुबह के बज चुके हैं 9 और आप सभी को पता है कि 9 बजे एक बहुत बेहतरीन हमारी सेवक और पायलट बैच में इतिहास, मैं बोलूँ तो हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट होती है, जैसे कि आप बाकी दिनों से भी करते आ रहे हैं। तो जल्दी से एक बार सभी जुड़ेंगे और फिर हम अपने इस सेशन को बहुत बेहतरीन तरीके से करेंगे, जैसे कि बाकी दिनों से भी करते ही आ रहे हैं। चलो, अभिषेक कुमार जी हमारे साथ हैं। गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग प्रदीप कुमार प्रजापति जी। गुड मॉर्निंग सर जी। ठीक है, प्रविंद्र चौधरी जी भी हमारे साथ हैं। राम राम गुरु जी। राम राम बबलू जी। चलो, बहुत बढ़िया। पवन सैनी, राजेश कुमार, आकाश जी। ठीक है, तो जल्दी से एक बार सभी के सभी जुड़ जाएंगे और मुझे एक बार थंब का निशान लगाकर बताएंगे सर हम रेडी हैं और अब क्लास स्टार्ट की जाए बहुत बढ़िया तरीके से। चलो, तो ओम प्रकाश चौधरी जी हमारे साथ ही हैं, बहुत बढ़िया। तो जी के ललित जी, सर जी आई लव यू, तो आई लव यू आपकी स्वीकार होगी। ठीक है। केशपाल सर को औरैया की धरती से प्रणाम, तो आपकी प्रणाम दो दो बार स्वीकार है। तो मेरे प्यारो, इसी के साथ मैं अपने इस सेशन को स्टार्ट करूंगा। टॉपिक तुम्हारा चला हुआ है मौर्य उत्तर काल। कौन सा काल है सर? तो टॉपिक जो चला हुआ है उसका नाम होगा मौर्योत्तर काल। मैंने बताया है कि मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद, कौन से साम्राज्य की बात है सर? मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत में जो दो मतलब कि मौर्योत्तर या मौर्यों के उत्तराधिकारियों का उदय हुआ। एक तो मैं बोलूंगा देशी उत्तराधिकारी और एक बोलूंगा मैं विदेशी उत्तराधिकारी। मित्रों, कल मैंने आपको कराए थे देशी उत्तराधिकारी, और देशी उत्तराधिकारी में सबसे पहले जो वंश आया था वो आया था शुंग वंश, जिसके संस्थापक हुए थे पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग हुए, ठीक है। फिर दूसरा जो वंश आया कण्व वंश आया, और आपने किया भी था कण्व वंश बहुत बढ़िया तरीके से। और इसी के साथ मेरे प्यारों मैंने तीसरा वंश कल डाला होगा, आंध्र सातवाहन वंश। कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या कर दी है किसने? सिमुक ने। और मौर्योत्तर काल में एक नए वंश का उदय किया है, और जिसका नाम होगा सर जी, कौन सा नाम होगा मेरे प्यारो? जो है आंध्र सातवाहन वंश। तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। बस सभी के सभी जुड़ जाएंगे, एक एक पॉइंट को बहुत बेहतरीन तरीके से करते चलेंगे। तो आप डालेंगे सर जी आंध्र सातवाहन वंश। ठीक है, कौन सा होगा आंध्र सातवाहन वंश में बताऊं, या आप इसे सर सातवाहन वंश भी बता सकते हैं? कौन सा सातवाहन वंश होगा या आंध्र सातवाहन वंश? ठीक है ना, आंध्र। ठीक है, इसे आंध्र मतलब कि अंधा युग भी हम बोलेंगे, क्योंकि इसकी जानकारी हमें ज्यादा नहीं मिली है, ठीक है ना। तो इसलिए इसे अंधा जो है वंश भी हम बोलेंगे, इसलिए इसका नाम आंध्र सातवाहन डाला भी गया है, और इसे हम सातवाहन वंश भी बोलेंगे और बोलते चलेंगे। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया माही राय जी। ठीक है, दिल से लव यू सर जी, बिहार से हूं मैं। बहुत बढ़िया। चलो, तो अब चलते हैं मित्रों। कल मैंने आपको जो है बता दी होगी आंध्र सातवाहन वंश के बारे में, दो पॉइंट आपको लिखाए होंगे। कौन कौन से? भारत में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला पहला जो राजवंश है वो था आंध्र सातवाहन वंश। ये मैंने आपको कराया भी होगा बढ़िया तरीके से। और मेरे प्यारों, दक्षिण भारत की यदि मैं बात करूं, तो दक्षिण भारत में सबसे पहले जो उदय होता है वो सातवाहन वंश का उदय होता है। अब बात ये मैंने दोनों के दोनों पॉइंट लिखा दिए। अब बात किसकी होगी सर जी? बात होगी संस्थापक की। ठीक है ना, तो ये आपको बताना है। यदि संस्थापक मुझसे पूछा जाएगा कि आंध्र सातवाहन वंश के संस्थापक कौन है, तो सर हम बताएंगे सिमुक। कर देना आप क्या, ये लिख देना है। आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक यदि मुझसे पूछा जाएगा, सिमुक मैं बताऊंगा। और आपने कल किया भी होगा क्या सर जी? सिमुक। ठीक है, कण्व वंश के जो अंतिम राजा हैं, पहले इसका यदि समय आपसे पूछा जाएगा तो समय तो मैंने लिखाया होगा कल 320, माफी चाहूंगा 30 बीसी से 250 एडी तक। ठीक है ना, या एडी एसी बोल दूं मैं, ठीक है ना।
ये आपको समय कल मैंने लिखा दिया है। चलो जी मित्रों, बताएंगे किसकी बात होगी सर? कण्व वंश के अंतिम राजा थे, कौन से वंश की बात होगी? तो यहां लिखेंगे कण्व वंश, इस तरीके से लिख देना है। कण्व वंश के अंतिम शासक, कौन से वंश की बात होगी? कण्व वंश के अंतिम अंतिम शासक। अंतिम शासक ये आपको बताना है, कण्व वंश के कौन से शासक हैं अंतिम शासक। और शासक का नाम क्या है सर जी? तो हम बताएंगे सुशर्मा, ठीक है ना? क्या होगा? सुशर्मन भी आ जाता है, सुशर्मन। तो कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मन की हत्या करके मेरे प्यारो, हत्या करके, ठीक है ना, एक जो है मौर्योत्तर काल में एक नए वंश का उदय किया है, जिसका नाम पड़ता है सर जी आंध्र सातवाहन वंश। अब राजधानी की बात मैं आपको बताऊं सर, इसकी राजधानी आंध्र सातवाहन वंश की राजधानी मोस्ट इंपोर्टेंट होगी, तो हम बताएंगे सर जी प्रतिष्ठान कर देना। क्या प्रतिष्ठान कर देना, या पैठनवी शब्द आ जाता है। और प्रतिष्ठान तो कई बार क्वेश्चन पूछा ही जा चुका है। आंध्र सातवाहन वंश की कैपिटल क्या थी? तो मेरे प्यारो आपको बताना है विकास कुमार जी कि सर जी आंध्र सातवाहन वंश की राजधानी थी प्रतिष्ठान। पूछा जाता है और पूछा जाएगा तो हम बताएंगे बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। चलो मित्रों, यदि मैं पुराणों की बात करूंगा, जिसकी बात करूं, पुराणों में जो मतलब कि सातवाहन वंश है, इसे आंध्र जातीय या आंध्र भ्रतीय भी कहा गया है। यदि मैं पुराणों की तरफ चर्चा करूं, किसकी सर? पुराणों की। यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको निश्चित तौर पर बताना होगा पुराणों में सातवाहन वंश को आंध्र जातीय या आंध्र भ्रतीय कहा गया है। ये बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन होगा, आप सभी को बताना है पुराणों में किसमें सर जी? पुराणों में जो है सातवाहन वंश की बात चल रही है ना, कौन से वंश की बात होगी सर? सातवाहन वंश को। बहुत सुंदर सा क्वेश्चन होगा, पुराणों में सातवाहन वंश को आंध्र, इस तरीके से लिखना है, आंध्र जातीय। कौन सी जातीय की बात होगी सर? ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जब पूछे जाएंगे तो आप बताएंगे पुराणों में सातवाहन वंश को आंध्र जातीय या आंध्र भ्रतीय, ठीक है ना? क्या? तो हम बताएंगे सर जी आंध्र भ्रतीय कहा गया है। क्या कहा गया है? आंध्र भ्रतीय कहा गया है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आएगा तो आप निश्चित तौर पर बताएंगे पुराणों में सातवाहन वंश को आंध्र जातीय या आंध्र भ्रतीय कहा, ठीक है ना, जाता है। चलो बहुत बढ़िया, तो आप बहुत सुंदरता की, ठीक है ना, ये प्रतिष्ठान। अच्छा, प्रतिष्ठान की बात होगी तो मैं आपको बताऊं, प्रतिष्ठान की यदि बात पूछी जाएगी तो सर जी हम बताएंगे, एक तो ये उस समय की यदि बात होगी तो महाराष्ट्र में, लेकिन धीरे धीरे अब मतलब कि प्रतिष्ठान उस समय पूना महाराष्ट्र में ही पड़ता था, ठीक है ना। चलो जी, फिर अमरावती भी इनकी राजधानी हुआ करती थी। और अमरावती की यदि मैं बात करूं तो आज अमरावती कौन सी स्टेट में अवस्थित है? तो आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश की तो राजधानी ही अमरावती है, वो भी इनकी राजधानी हुआ करती थी, ठीक है। चलो, हाँ, प्रतिष्ठानपुर कहते हैं क्या सर जी? हाँ, ठीक है ना, अब तो कहते होंगे, लेकिन उस समय प्रतिष्ठान या पेठन थी, ठीक है। चलो जी, अब मित्रों इसी के बाद दूसरा एक राजा आता है, सेकंड। एक और मैं आपको बताऊं छोटी सी बात, आंध्र सातवाहन वंश में कहीं तो दे रखे हैं 27 शासकों ने शासन किया है और कहीं दे रखा है 30 शासकों ने। लेकिन इसमें कैसा है, अपवाद का मुद्दा उठा यहां पर, 27 है या 30 है। तो यदि ऐसा कंफ्यूजन वाला होता है ना तो उसका जो है देते नहीं है, ठीक है। इसमें क्योंकि सबसे लंबे समय तक शासन किया है तो 27 या 30 शासकों ने इस पर जो है शासन अपना किया था, ठीक है। चलो जी, अब बात आएगी किसकी सर जी? दूसरा जो राजा आएगा वो होगा कृष्ण, ठीक है ना। कौन होंगे सर जी? कृष्ण आपको डालना है। ये एक अयोग्य से ही शासक रहे। इन्होंने यदि मैं बात करूं सातवाहन वंश के, उसमें ज्यादा जो है अपना योगदान नहीं दिया है उसको बढ़ाने में, तो इसलिए इनसे कोई भी क्वेश्चन हमारा इतिहास में या हमारी परीक्षा की दृष्टि से नहीं बनता है। इसी के साथ तीसरे की बात होगी तो हम बताएंगे सर जी सातकर्णी प्रथम।
कौन सी करणी की बात होगी सर? हम बताएं तो आप बताएंगे सात करणी प्रथम। इस तरीके से आपको लिख देना है सात करणी प्रथम। मित्रों यदि मैं बात करूं जो सातकर्णी प्रथम है इस वंश का सबसे योग्य शासक था, मतलब अब तक जो आए हैं सबसे क्या होगा, या इस वंश का प्रथम योग्य शासक मैं आपको बताऊं। हाँ ठीक है, इंपोर्टेंट पे भी निशान लगाया करो, कर दूंगा, ठीक है ना। सातकर्णी प्रथम की बात होगी तो बता देना सातकर्णी प्रथम इस वंश का प्रथम योग्य शासक था, और उसकी उपलब्धियों का ज्ञान मेरे प्यारों हमें नायनिका या नागनिका के एक जो है नाना घाट अभिलेख है जो पूना महाराष्ट्र में अवस्थित है उससे मिलता है। अब यहाँ पर शब्द आया है सर जी नायनिका कौन है या नागनिका हम बोलेंगे ये कौन है, तो ये सातकर्णी प्रथम की पत्नी होगी। तो ये क्वेश्चन बड़ा सुंदर है। तो पहले मैं इसके विषय में बताऊंगा। सातकर्णी प्रथम सातवाहन वंश का कौन से वंश की बात होगी सर? आप बताएंगे सातवाहन वंश का। सातवाहन वंश का प्रथम सर जी कौन सा होगा? प्रथम योग्य शासक था। कैसे शासक की बात होगी तो हम बताएंगे प्रथम योग्य शासक था। आप ही को बताना है सर कैसा शासक है, तो बताएंगे सातवाहन वंश का प्रथम योग्य शासक था जिसकी उपलब्धियों का ज्ञान हमें, ये बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन मिलता है, जिसकी उपलब्धियों के ज्ञान की यदि मैं बात करूं, जिसकी उपलब्धियां जो होंगी, जिसकी उपलब्धियों का क्या होगा सर जी? ज्ञान हम बताएं, जिसकी उपलब्धियों का ज्ञान हमें नायनिका, इस तरीके से लिखना है मेरे प्यारों, नायनिका, ठीक है। अब ये नायनिका कौन होगी तो हम बताएंगे सर जी नायनिका या हम बोलेंगे नागनिका, कोष्टक में कर देंगे नायनिका या नागनिका, इस तरीके से लिख देना है नायनिका या नागनिका। ये कौन है सर जी? ये सातकर्णी प्रथम की पत्नी होगी, ठीक है ना। कौन होगी? सातकर्णी प्रथम की पत्नी है के नाना घाट अभिलेख से होता है, ठीक है ना। तो हम बताएंगे सातवाहन वंश का प्रथम योग्य शासक कौन था? सातकर्णी प्रथम था, जिसकी उपलब्धियों का ज्ञान, जिसकी उपलब्धियों का इस तरीका करेंगे ना, जिसकी उपलब्धियों का ज्ञान नायनिका नागनिका के मेरे प्यारों आप बताएंगे सर जी नाना घाट अभिलेख से मिलता है। कौन से अभिलेख की बात होगी? नाना घाट अभिलेख से मिलता है, नाना घाट अभिलेख से मिलता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने होगा, और ये क्वेश्चन अभी एक परीक्षा हुई थी उसमें पूछा गया था नाना घाट अभिलेख की बात। अब नाना घाट अभिलेख, हाँ ये क्या है सर जी? नागनिका का जो नाना घाट अभिलेख है इसमें भूमि अनुदान का पहला उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्राह्मणों को सर्वप्रथम भूमि अनुदान देने की जो प्रथा है वो किसने चलाई थी? तो सातवाहन वंश के राजाओं ने या सातवाहन वंश के शासकों ने ब्राह्मणों को भूमि अनुदान दिया करते थे, ठीक है ना। अब ये इसकी जानकारी हमें किससे मिलती है? तो हम बताएंगे सर जी नागनिका का, जो नागनिका बोलूं मैं या नायनिका बोल दूं, कि नाना घाट अभिलेख से मिलते। ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है। अभी क्वेश्चन आया कि ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की जानकारी निम्नलिखित में से किस अभिलेख से मिलती है, तब हमें बताना था सर जी नाना घाट अभिलेख से। बड़ा सुंदर क्वेश्चन होगा, तो इसलिए मेरे प्यारों नोट करते चलना है। नागनिका का नाना घाट अभिलेख भूमि अनुदान का पहला अभिलेखीय साक्ष्य, ऐसे लिख देंगे, ठीक है ना। किसकी बात होगी सर जी? नागनिका बोल दो या नायनिका, एक ही बात होगी। नागनिका का क्या होगा सर जी? नाना घाट अभिलेख। कौन से घाट की बात है मेरे लाडलो? तो हम बताएंगे नाना घाट अभिलेख, ठीक है। किसके अभिलेख की बात है? तो नागनिका का नागा घाट अभिलेख भूमि अनुदान का पहला। सर जी किसका? तो हम बताएंगे भूमि अनुदान, ये आपको लिख देना है, बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा। भूमि अनुदान का पहला उल्लेखीय साक्ष्य है, ठीक है ना। इसमें उल्लेख किया गया है, पहला उल्लेखीय क्या होगा सर जी? पहला उल्लेखीय साक्ष्य है, ये आपको बताना है, पहला उल्लेखीय साक्ष्य है। किसमें सर? किसकी बात है?
नाना घाट अभिलेख की बात है। और मेरे प्यारो ये किसका है, नागनिका या नायनिका, और ये कौन थी, तो आप बताएंगे सातकर्णी प्रथम की पत्नी थी। अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए सातकर्णी प्रथम ने जो ये अंग्य वंश की राजकुमारी थी मेरे प्यारो, कौन सी वंश की, अंग्य वंश की राजकुमारी थी, जिससे शादी की थी। आ रही बात समझ में ना। चलो बहुत बढ़िया रतन कुमार चौधरी जी, अब नाम लेने से इसमें हो क्या रहा है, चलो ये आपको बताना है बहुत बढ़िया तरीके से। अब बात होगी, मैं यही लिख दूंगा पत्नी गौतमी, माफी चाहूंगा, सातकर्णी प्रथम की पत्नी का नाम था नायनिका। ये आप बता देंगे सर जी कौन सा है, नायनिका, मैंने बताया भी है, नायनिका बोल देंगे या क्या बोलेंगे, नागनिका, ठीक है, या नायनिका या नागनिका। अभी मैं करवाता तो चल ही रहा हूं, ठीक है ना, नागनिका आएगा या नायनिका, तो एक ही नाम दोनों, ठीक है ना, कभी कंफ्यूज हो जाओ। ये अंग्य, ठीक है ना, नागनिका या नायनिका, इस तरीके से लिख देना है। और मेरे प्यारो यदि मैं बात करूं ये किसकी थी सर जी, अंग्य वंश की राजकुमारी थी। कौन सी वंश की, तो हम बताएंगे जो अंग्य वंश था, इस तरीके से लिख देना सर जी, अंग्य वंश की, अंग्य वंश की राजकुमारी। कौन सी वंश की, अंग्य वंश की सर राजकुमारी, आपको बताना। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, मतलब अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए सातकर्णी प्रथम ने किससे शादी की है, तो अंग्य वंश की राजकुमारी नागनिका से। आ रही है बात समझ में, आ रही है बात समझ में ना, ठीक है, बहुत बढ़िया गौरव कुमार जी, ठीक है। तो यहां तक पॉइंट आपके समझ में आया होगा। अब ये पत्नी किसकी होगी, तो हम बता देंगे, ठीक है, सातकर्णी प्रथम की होगी। मेरे प्यारो एक सांची का स्तूप आपने देखा होगा, ना देखा होगा तो सुना होगा। अब सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया है, तो मैं बताऊं सर जी, हाँ, अशोक ने करवाया। और सांची का जो स्तूप है वो कहाँ अवस्थित है, तो हम बताएंगे सर ये तो मध्य प्रदेश में अवस्थित है। सांची के स्तूप का जो दक्षिणी तोरण द्वार है, दक्षिण का तोरण मतलब कि निकलने वाला तोरण जो द्वार है, उस पर सातकर्णी प्रथम का लेख लिखा हुआ है, बताया जाता है। तो इस पॉइंट को भी आप लिखेंगे बहुत बढ़िया तरीके से, और आशा करूंगा कि आप करते चलेंगे। सांची स्तूप के दक्षिणी तोरण द्वार पर अभिलेख में सातकर्णी प्रथम का उल्लेख है, ये भी हम बताएंगे सर जी। जो सांची स्तूप है, आपने पढ़ा होगा सांची स्तूप की सर जी, सांची स्तूप के दक्षिणी कौन सा होगा सर जी, सांची स्तूप के दक्षिणी तोरण द्वार, अरे कौन सी द्वार की बात है सर, दक्षिणी तोरण द्वार, ये आपको बताना है। दक्षिणी तोरण द्वार अभिलेख पर, ठीक है ना, मतलब कि दक्षिणी तोरण द्वार, द्वार करना, तोरण द्वार के अभिलेख पर, के हम क्या बताएंगे सर जी, के अभिलेख पर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, के अभिलेख पर, ठीक है, सातकर्णी प्रथम का, कौन सी करणी की बात है सर जी, हम बताएं सातकर्णी प्रथम का उल्लेख है, सातकर्णी प्रथम का उल्लेख है। तो ये क्वेश्चन भी आपको बता देना, यदि पूछा जाएगा तो हम निश्चित तौर पर बताएंगे, ठीक है। तो सांची स्तूप का जो दक्षिणी तोरण द्वार है, इसके उस पर जो अभिलेख अंकित है, उस पर भी सातकर्णी प्रथम का उल्लेख है, ठीक है। चलो तो ये आपने बताया है बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। सर हम आपसे गुस्सा हो जाएंगे, क्या बात है भैया, क्यों गुस्सा हो रहे हो, ठीक है, खुशबू ठाकुर जी, क्या दिक्कत है पहले तो ये बताओ, ठीक है। गुस्सा मत होना कोई सा भी, ठीक है। यदि कोई भी भैया मतभेद हो तो मुझे चुपदेसी बता दिए, सर जी आपसे ये दिक्कत हो रही है, यदि गुस्से गुस्से में आप जो है पढ़ाई छोड़ोगे और मुझे पता है क्यों गुस्से हो रहे हो, तो फिर मामला बेकार हो जाएगा। गुस्सा नहीं होना किसी को भी, ठीक है। चलो जी, अब इसी के बाद एक और राजा आता है, राजा का नाम होगा राजा हॉल, ठीक है। ये आप बताएंगे सर जी, राजा हॉल आपने पढ़ा होगा, डाल देना है अगला। भाई मैं इनके क्रम तो नहीं बता सकता क्योंकि बीच में और राजा हैं, क्योंकि 27 या 30 वहां दे रखे हैं, शासकों ने शासन किया है, तो बहुत वर्ष भी इनके मिसमैच हो रहे हैं, किसी का लिख रहा है किसी का नहीं लिख रहा, जिसका सटीक होगा तो उसे मैं बताता चलूंगा, ठीक है।
हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य वाली जो वीडियो थी तो वो मैंने चंद्रगुप्त मौर्य जी की वीडियो ली थी बाहर से, और उस क्लास में हो गई है भैया दिक्कत। ठीक है ना, चंद्रगुप्त मौर्य वाली अपलोड में हुई है, उसमें मैं बोल रहा हूँ कुछ और लिख कुछ रहा हूँ, मतलब कि मिसमैच हो रही है ना आवाज, तो इसलिए मैं किसी दिन उसे करा दूंगा। ठीक है, तो चलो अब बात आ रही है राजा हॉल की। मेरे प्यारो, एक प्राकृत भाषा में बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राजा हॉल की बात होगी तो आप बताएंगे सर प्राकृत भाषा की बात है सर, कौन सी भाषा की बात है? प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशती नामक पुस्तक की रचना की है। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशती, कौन सी सती की बात होगी सर जी? गाथा सप्तशती, इस तरीके से लिखना है, नामक पुस्तक की रचना की। नामक क्या होगा सर जी? नामक पुस्तक की रचना की। नामक पुस्तक की क्या की है? तो हम बताएंगे नामक पुस्तक की रचना की। ठीक है, ये आता है रचना की थी। ठीक है, किसने की है? ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं यहां लिख दूंगा IMP, मतलब कि इंपोर्टेंट। प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशती नामक पुस्तक की रचना किसने की? राजा हॉल ने की। उसमें उसकी प्रेम गाथाओं का वर्णन है। ये भी पूछ लिया जाता है कि गाथा सप्तशती में किसका वर्णन है, तो हम बताएंगे वर्णन की बात होगी तो राजा हॉल की जो प्रेम कथाएं हैं, ठीक है ना, प्रेम कथाओं का वर्णन किया गया है। ये आपको बताना प्रेम कथाओं का सर वर्णन, बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा। गाथा सप्तशती में किसकी प्रेम कथाओं का वर्णन है? तो राजा हॉल। और गाथा सप्तशती के ही रचयिता कौन है? तो आप बता देंगे सर जी राजा हॉल होंगे। ठीक है, यहां तक पॉइंट आपके समझ में, इसे मोस्ट इंपोर्टेंट बना देना, इसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बना देना, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आएगा तो आप निश्चित तौर पर बताएंगे। ठीक है, चलो भाई, यहां तक पॉइंट समझ में आया? हाँ सर, चलो अब इसी के साथ एक नाम आता है गौतमी पुत्र सातकर्णी। आपने पढ़ा होगा, कौन से पुत्र की बात है सर? गौतमी पुत्र। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे गौतमी पुत्र सातकर्णी। ठीक है, ये भाई साहब आपने लिख दिया गौतमी पुत्र सातकर्णी। और इनके समय की मैं बात करूंगा तो सर ये 106 ईस्वी से लेकर 130 ईस्वी तक गद्दी पर बैठे हैं, इनका समय है। ठीक है, कब से? तो हम बताएंगे 106 ईस्वी से, ईसा पूर्व मत लगा देना, अब 130 ईस्वी तक ये गद्दी पर बैठे हैं, और नाम होगा गौतमी पुत्र सातकर्णी। मेरे प्यारो, गौतमी पुत्र सातकर्णी की यदि मैं यहां पर बात करूं तो गौतमी पुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी राजा था। इसने अपनी माता के साथ मिलकर मेरे प्यारो शासन किया था। तो इससे पता चलता है कि सातवाहन वंश का समाज कैसा था, तो मात्र सत्तात्मक था, क्योंकि यहाँ ये अपनी माता जी के साथ मिलकर शासन कर रहे हैं। तो ये पहला पॉइंट आपके सामने होगा। और क्या क्वेश्चन होगा सर जी? हम बताएंगे क्या है सर? तो बताना है सातवाहन वंश का सबसे महानतम या प्रतापी शासक। ये क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है, और आएगा तो आप बताएंगे सातवाहन वंश का, सर जी सातवाहन वंश का सबसे सबसे महानतम, ये लिखेंगे सबसे क्या है सर जी? महानतम शासक। यदि मुझसे पूछा जाएगा तो मैं तो बता दूंगा भैया महानतम शासक। यदि क्वेश्चन आएगा महानतम शासक कौन था, महानतम शासक था कौन? गौतमी पुत्र सातकर्णी। और गौतमी पुत्र सातकर्णी ने अपनी माता के साथ मिलकर शासन किया, ये भी आप बताएंगे। ठीक है ना, गौतमी पुत्र सातकर्णी ने, यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप निश्चित तौर पर बताएंगे गौतमी पुत्र सातकर्णी ने सर जी। ठीक है ना, गौतमी पुत्र सातकर्णी ने अपनी माता के साथ मिलकर, करणी ने क्या होगा सर जी? अपनी अपनी माता के साथ मिलकर, किसके साथ मिलकर? अपनी माता के साथ मिलकर, ये हम बताएंगे। ठीक है ना, अपनी माता के साथ मिलकर शासन किया था, ये आप लिख देना, मिलकर क्या किया है सर? शासन किया था। यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप निश्चित तौर पर, ठीक है ना, बताएंगे शासन किया था। चलो जी,
सातवाहन वंश का सबसे महानतम शासक कौन था? गौतमी पुत्र सातकर्णी। और इसने किसके साथ? अपनी माता के साथ मिलकर क्या किया है? शासन किया है। तो इससे पता चलता है कि सातवाहन वंश का समाज कैसा था? मातृ सत्तात्मक था। ठीक है ना, माता को सर्वोच्च स्थान दिया गया है इस वंश में। इस बात की हमें जानकारी मिलती है। मित्रों, बताया जाता है यदि मैं इसके साम्राज्य की बात करूं, गौतमी पुत्र सातकर्णी के जो घोड़ा है ना, वो तीनों समुद्र जो है पानी पीकर घूमते थे। मतलब कि पानी पीना किसी ने भी, मतलब कि इसके जो है, यदि मैं बात करूं अश्वमेघ यज्ञ जो किए थे, किसी ने इसकी जो है, मतलब कि जो वो अधीनता है, वो चुनौतियां हैं, उनको स्वीकार नहीं किया था। इतना जो है महान शासक था कौन? गौतमी पुत्र सातकर्णी। मेरे प्यारो, उत्तर में मालवा व काठियावाड़ से लेकर इसका साम्राज्य दक्षिण में कृष्णा नदी तक फैला हुआ था। यदि मैं इसके साम्राज्य की बात करूं, यदि साम्राज्य की बात तो होगी सर, वैसे तो पूछा ना जाता, लेकिन मैं लिख ही देता हूं। यदि साम्राज्य मुझसे पूछा जाएगा तो आप बताएंगे साम्राज्य सर, हाँ, उत्तर में मालवा व काठियावाड़ से लेकर, उत्तर की बात होगी सर, उत्तर में मालवा किस में है? हम बताएंगे सर उत्तर में मालवा, ये आपको बताना है। उत्तर में मालवा वे क्या होगा? वे काठियावाड़ से लेकर, वे कौन से सर जी? काठियावाड़ से लेकर, काठियावाड़ से लेकर दक्षिण में यदि मैं बात करूंगा सर जी, किसकी बात होगी? तो हम बताएंगे दक्षिण में किस तक फैला था सर जी? दक्षिण में कृष्णा नदी तक, दक्षिण में कृष्णा नदी तक फैला था। दक्षिण में कृष्णा नदी तक फैला था, ये आपको बताना है। कृष्णा नदी तक फैला था। ठीक है, किसकी बात है? उत्तर में मालवा व काठियावाड़ से लेकर दक्षिण में कृष्णा नदी तक इसका साम्राज्य फैला था, और पूर्व में विदर्भ से लेकर पश्चिम में कोंकण तक। ठीक है ना, यदि मैं यही लिख दूं पूर्व में, कहां से सर जी? पूर्व में विदर्भ से लेकर, ये आपको लिख देना है, पूर्व में विदर्भ से, और ठीक है ना, पश्चिम में कहां तक सर जी? विदर्भ से पश्चिम में कोंकण तक इसका साम्राज्य फैला हुआ था सर जी, कोंकण तक। ये आपको बता देना है। इतना शक्तिशाली, इतना पावरफुल राजा, नाम है सर जी गौतमी पुत्र सातकर्णी। 106 से 130 तक शासन किया है, अपनी माता के साथ मिलकर इन्होंने शासन किया है। नासिक अभिलेख में एकमात्र ब्राह्मण एवं अद्वितीय ब्राह्मण इन्हें कहा गया है। यदि मैं नासिक अभिलेख को देखूं और नासिक अभिलेख पर लिखी हुई पंक्तियों को पढ़ूं, तो नासिक अभिलेख में गौतमी पुत्र सातकर्णी को एकमात्र ब्राह्मण एवं अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया। ये क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है और लिख भी देना है। ठीक है ना, किसकी बात होगी? तो हम बताएंगे सर नासिक अभिलेख की बात कह रहे हो आप? हाँ, नासिक अभिलेख में मेरे प्यारों कौन से अभिलेख की बात है? तो नासिक अभिलेख में, ठीक है ना, गौतमी पुत्र सातकर्णी को, कौन से? तो हम बताएंगे सर गौतमी पुत्र सातकर्णी को, ये आपको लिख देना है। गौतमी पुत्र सातकर्णी को एकमात्र ब्राह्मण, ठीक है ना, ये आप ही बताएंगे सर, एकमात्र ब्राह्मण, ये आप लिखेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। एकमात्र ब्राह्मण व अद्वितीय, ठीक है ना, अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है। ठीक है ना, अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया। किसे कहा गया है? तो हम बताएंगे सर जी, वो तो कहा गया है, किसे कहा गया है? तो आपको बता देना है गौतमी पुत्र सातकर्णी को। नासिक अभिलेख में गौतमी पुत्र सातकर्णी को एकमात्र ब्राह्मण व अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है। यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम इसे भी एकदम सुंदरता के साथ बताएंगे। ये क्वेश्चन यदि आएगा तो आप निश्चित तौर पर बताएंगे। मेरे प्यारों, शक शासकता नहपान, ठीक है ना, शक आएंगे अब। एक शक था, मतलब शक, हिंद यवन शक पहलव कुषाण, ये आएंगे मध्य एशिया से, भारत पर आक्रमण करेंगे। ये मौर्योत्तर काल के, मैं बताऊं तो विदेशी उत्तराधिकारी होंगे। और शकों के एक राजा थे जिसका नाम था नहपान। नहपान को मार डाला था किसने? गौतमी पुत्र सातकर्णी ने। ठीक है, तो हम नीचे ही लिख देंगे शक शासक। कौन से शासक की बात है सर? तो शक जो थे ना, शक शासक
शक शासक ये लिख देना है, नहपान ये आप बताएंगे। शक शासक नहपान को मार डाला था। ठीक है, किसने मार डाला? ठीक है, मार डाला था किसने? गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में यहाँ बात चल रही है, तो आपको बता देना है बढ़िया तरीके से। इसी के साथ मेरे प्यारो वशिष्ठ पुत्र पुल्लुमावी, अगला जो शासक आएगा और उस शासक का नाम होगा सर जी, अगले शासक की तरफ चलेंगे हम, तो आप लिखेंगे विशिष्टि। ठीक है ना, कहीं कहीं वशिष्टि है, कहीं कहीं वशिष्टि करना है। ठीक है ना, वशिष्टि ऐसे करेंगे, वशिष्टि पुत्र पुल्लुमावी। कौन सा है सर जी? वशिष्ठी पुत्र पुल्लुमावी, ये आपको लिख देना है, वशिष्ठी पुत्र पुल्लुमावी। यहां से हम पढ़ेंगे सर, वशिष्ठी पुत्र पुल्लुमावी 130 ईस्वी से लेकर सर कब तक बैठा है? 154 ईस्वी तक ये बैठा है। 130 ईस्वी से लेकर 154 ईस्वी तक बैठेगा। कौन? वशिष्ठी पुत्र पुल्लुमावी। ये कौन है? तो मेरे प्यारो ये गौतमी पुत्र सातकर्णी का पुत्र होगा और नाम होगा वशिष्ठी पुत्र पुल्लुमावी, जो गद्दी पर बैठा है मेरे प्यारो। ठीक है ना, 7 वाहनों का राजा बना है। उपाधि की बात होगी, दक्षिणा पथेश्वर की इसने उपाधि धारण की है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, वशिष्ठी पुत्र पुल्लुमावी ने कौन सी उपाधि? तो हम बताएं सर जी, हाँ उपाधि की बात होगी तो आपको बता देना है, उपाधि तो इन्होंने दक्षिणा पथेश्वर की उपाधि धारण की है। दक्षिणा पथेश्वर, ये आप ही को बताना है, दक्षिणा पथेश्वर की उपाधि धारण की है। किसने? वशिष्ठी पुत्र पुल्लुमावी ने। 130 ईस्वी से 154 ईस्वी, ये आपको बता देना है मेरे प्यारो। यदि पूछा जाएगा तो आप निश्चित तौर पर बताएंगे। और वशिष्ठी पुत्र पुल्लुमावी एकमात्र सातवाहन शासक है जिसका अमरावती अभिलेख मिला है। अमरावती अभिलेख भी था, एक नासिक अभिलेख है, और इसका तो एकमात्र अभिलेख मिला है, अमरावती अभिलेख। ठीक है, तो ये भी हम करेंगे। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो बताना है, इसी के साथ आगे बढ़ रहा हूं मैं। वशिष्ठी पुत्र पुल्लुमावी एकमात्र सातवाहन शासक है, तो हम बताएंगे सर जी किसकी बात कह रहे हो? तो मैं कह रहा हूं वशिष्ठी पुत्र पुल्लुमावी। ठीक है ना, वशिष्ठी पुत्र पुल्लुमावी। पुल्लुमावी एकमात्र मेरे प्यारो, कैसे मात्र की बात होगी तो हम बताएंगे एकमात्र। ठीक है ना, 7 वाहन शासक था। कैसे शासक की बात है सर? एकमात्र 7 वाहन शासक था जिसका क्या है? अमरावती अभिलेख मिला है। जिसका मेरे प्यारो, जिसका अमरावती, ये आप ही को बताना है, जिसका अमरावती अभिलेख मिला है। कौन से अभिलेख की बात यहां पर की है? जिसका अमरावती अभिलेख मिला है। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, आएगा तो आप निश्चित तौर पर बताएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, वशिष्ठी पुत्र पुल्लुमावी एकमात्र सातवाहन शासक था जिसका अमरावती अभिलेख मिला है। आता है क्वेश्चन, ठीक है ना सर, दोनों अलग अलग राजा हैं, और ठीक है वशिष्ठी पुत्र पुल्लुमावी, गौतमी पुत्र सातकर्णी है। ठीक है, ये अलग अलग राजा ही तो हैं। ठीक है, चलो ठीक है, ये पॉइंट आपकी समझ में आया होगा, और मित्रों आपको करना है। ठीक है, चलो जी। आंध्र प्रदेश पर विजयों के बाद ही प्रथम आंध्र सम्राट कहलाया जब इसने आंध्र प्रदेश पर विजय प्राप्त की है। किस पर सर जी? जब इसने, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब बात क्या होगी मेरे प्यारों? देखो भाई, इसमें ज्यादा तो कुछ है ना, अब यहां में मैं क्या बताऊं। अब है कि अमरावती जो अभिलेख है वो किसका है? वशिष्ठी पुत्र पुल्लुमावी का। मैं तो सीधा सीधा ये है। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ दे नहीं रखा, समझाने की बात है वो मैं समझाता चल ही रहा हूं। ठीक है, वशिष्ठी पुत्र पुल्लुमावी का समय 130 ईस्वी से 154। उपाधि की बात होगी, दक्षिणा पथेश्वर की इसने उपाधि धारण की है। और वशिष्ठी पुत्र पुल्लुमावी एकमात्र सातवाहन शासक था जिसका अमरावती अभिलेख मिला है। यही तो था। आंध्र प्रदेश पर विजय के बाद मेरे प्यारो प्रथम ये आंध्र सम्राट कहलाया। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सातवाहन वंश का प्रथम आंध्र सम्राट कौन कहलाया? तो वशिष्ठी पुत्र पुल्लुमावी होगा।
जब आंध्र प्रदेश पर विजय प्राप्त कर ली है, कौन से प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश पर विजय प्राप्त करने के बाद प्रथम आंध्र सम्राट कौन कहलाया है, वशिष्ठिपुत्र पुल्लुमावी कहलाया। तो ये आपको लिख देना है सर जी, आंध्र प्रदेश पर, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा, आंध्र प्रदेश पर विजय प्राप्त करने के बाद, जब विजय मतलब जीत गया, विजय प्राप्त करने के बाद हम बताएंगे, विजय प्राप्त करने के बाद, ठीक है, आंध्र प्रदेश पर मतलब कि विजय प्राप्त करने के बाद प्रथम आंध्र सम्राट कहलाया। प्रथम कैसा सम्राट है सर, हम बताएं, हाँ, प्रथम आंध्र सम्राट कौन कौन कहला रहा है, प्रथम आंध्र सम्राट, तो आप बताएंगे सर जी, विशिष्टिपुत्र पुल्लुमावी कहलाया। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, तो आपको बताना होगा क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आंध्र प्रदेश पर विजय प्राप्त करने के बाद प्रथम आंध्र सम्राट कौन कहलाया, तो आप बता देंगे सर जी, ये तो विशिष्टिपुत्र पुल्लुमावी कहलाया। कौन, विशिष्टिपुत्र पुल्लुमावी कहलाया। आ रही है बात समझ में ना, चलो जी मेरे प्यारो, जब मैं विशिष्टिपुत्र पुल्लुमावी के सिक्कों को देखूं तो इस पर दो पतवार वाले जहाजों का अंकन किया गया है। सर यहां पतवार शब्द का प्रयोग हुआ है, मैं बताऊं किसकी पतवार, आप बताओगे पतवार किसे कहते हैं, तो पतवार कहते हैं नाव को खींचने वाला जो डंडा होता है। आप गंगा जी या कहीं गए होंगे जहां भी आपके बराबर में स्नान वगैरह करने की नदी हो, तो नाव में बैठ के और जो है, ठीक है ना, नाव से मतलब कि वो डंडा सा ना रहता, आगे को खींचे जिससे, उसे बोलते हैं पतवार। तो उसे क्या कहते हैं सर जी, हम बोलेंगे उसे पतवार। तो ये भी क्वेश्चन बड़ा सुंदर है और आपको बताते चलना होगा। विशिष्टिपुत्र पुल्लुमावी के कुछ सिक्कों पर दो पतवारों वाले जहाज का चित्र बना हुआ है, ठीक है ना। तो आप बताएंगे सर किसके आचे की सातवाहन वंश के किस शासक के सिक्कों पर दो पतवार वाले जहाजों का मतलब कि चित्र बना हुआ है, तो विशिष्टिपुत्र पुल्लुमावी। ये बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा, तो आपको बताना है सुंदरता के साथ, क्या सर जी बताएंगे, विशिष्टिपुत्र पुल्लुमावी के कुछ सिक्कों पर, तो आप बताएंगे सर, मैं नुई लिख दूंगा सिक्कों पर सर जी, इसके सिक्कों पर, तो ठीक है ना, सिक्कों पर दो पतवार वाले, कै पतवार की बात है सर, दो पतवार वाले जहाजों का, दो पतवार वाले जहाजों का अंकन, ये हमें बताना है, दो पतवार वाले जहाजों का क्या होगा सर जी, चित्र बना है, ठीक है, किसके सिक्कों पर, तो किसके, विशिष्टिपुत्र पुल्लुमावी के सिक्कों पर दो पतवार वाले जहाजों का चित्र बना है। और पतवार मैंने आपको बता ही दिया, नाव को खेने वाला डंडा वो क्या कहलाता है सर जी, ठीक है ना, नाव तो बेटे हैं, नाव तो बेटे हैं मतलब, ठीक है, चलो वशिष्ठ ये वशिष्ठ कौन थे, ये वशिष्ठ उसकी बातें हैं, वो तो रामायण काल में भगवान रामचंद्र जी के गुरु थे वशिष्ठ वगैरह, तो महर्षि वशिष्ठ, ठीक है चलो। तो ये आपको बताना है, सिक्कों पर दो पतवार वाले जहाजों का चित्र बना है, किसके, विशिष्टिपुत्र पुल्लुमावी के, ठीक है। तो ये एक बार है, जल्दी से नोट करेंगे और यहां तक मैं आशा करूंगा कि पॉइंट आपकी समझ में आया होगा। अब इसी के साथ मेरे प्यारो एक होगा यज्ञश्री, ठीक है, यज्ञश्री सातकर्णी, ठीक है। वैसे तो इसमें जो मतलब कि 30, कहीं 30 का उल्लेख है, कहीं 27 शासकों का उल्लेख है मेरे प्यारो, जिनका जो परीक्षा की दृष्टि से मैं देखूं, जो मोस्ट इंपोर्टेंट वाले वो पॉइंट हैं, वो आपके सामने ये राजा होंगे। और इतिहास को आप खोल कर देखोगे तो और ज्यादा, ठीक है ना, मिलेंगे भी ना, ठीक है। तो ये आपको बताना है। अब इसी के साथ मेरे प्यारो, जो परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है, आंध्र सातवाहन वंश की विविध हम डालेंगे, ठीक है ना, आंध्र सातवाहन वंश की क्या होगा, विविध। अब विविध में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वे कौन से क्वेश्चन होंगे, पूछा जाता है कि सातवाहनों के समय सर्वाधिक मुद्रा किस धातु की बनी थी। जब सातवाहन वंश का उदय हुआ तो इनके समय में सबसे ज्यादा जो मुद्रा है, मुद्रा समझते हो ना, पैसा, वो किस धातु के बने हुए थे, एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये होगा और आपको बताना होगा, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन है, सातवाहनों के समय सर्वाधिक मुद्रा, आपको लिख देना है सर जी, किसकी बात होगी,
सातवाहनों के समय, किसके सातवाहनों के समय, सातवाहनों के समय सर्वाधिक जो मुद्रा है मेरे प्यारों, कैसी मुद्रा की बात है, तो हम बताएंगे सर जी सर्वाधिक जो मुद्रा है, सर्वाधिक मुद्रा किस धातु की बनी थी, ऐसा ही तो क्वेश्चन आएगा। अब वहां 4 ऑप्शन होंगे, किस धातु की बनी थी, ऐसा क्वेश्चन होगा। और जब आपको बताना है सर जी सीसा, ठीक है ना, क्या बताएंगे, तो वो तो सर जी सीसा की बनी थी, किसकी, सीसा की। एक ये क्वेश्चन, ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है कि सातवाहनों के समय सर्वाधिक मुद्रा किस धातु की बनी थी, तब आप एल्युमिनियम की नहीं थी, सीसा की बताना है, ठीक है ना। चलो जी, तो आप बताएंगे, ठीक है, तो आप बताएंगे सर जी किसके, सीसा की। अब दूसरा पॉइंट क्या होगा सर, इसी में यदि मैं बात करूं, ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का आरंभ किन शासकों ने किया था, एक बात ये होगी। किसकी बात है सर, यदि मैं बात करूं ब्राह्मणों को, आप ही को बताना है सर, ब्राह्मणों को भूमि अनुदान कौन सी, अभी मैंने लिखवाया भी होगा, ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा, मेरे प्यारो भूमि अनुदान देने की जो प्रथा है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम बताएंगे ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा, ठीक है ना, किस वंश के शासकों ने शुरू की, ये प्रथा किस वंश के शासकों ने, तो आप बताएंगे किस वंश के शासकों ने सर जी, तो हम बताएंगे मेरे प्यारो शुरू की, तो आप बताएंगे सातवाहन वंश। चल ही रहा है सर, सातवाहन वंश आपको बताना है। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की जो प्रथा है वो किस वंश के शासकों ने शुरू की थी, तो आप बताएंगे सर जी, ठीक है ना सर, क्या गिलास की, हाँ गिलास की बात कर रहा हूँ, शीशा, ठीक है ना, हाँ उसी की बात कर रहा हूँ। चलो, ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा किस वंश के शासकों ने, तो सातवाहन वंश के शासकों ने। सातवाहनों का समाज कैसा था बताओगे, यदि मैं आपसे पूछूं कि सातवाहन वंश के जो राजा हैं, सातवाहनों का समाज यदि मुझसे पूछा जाएगा, सर सातवाहनों का समाज यदि आएगा क्वेश्चन कि सातवाहनों का समाज कैसा था, तो कोई बताएगा मुझे सातवाहनों का समाज कैसा था, हाँ सर अभी बताया था, मातृ सत्तात्मक, कैसा, माता का सर्वोच्च स्थान था, मातृ सत्तात्मक था, ठीक है। सातवाहनों का समाज कैसा था, तो हम बताएंगे मातृ सत्तात्मक था। और सातवाहनों की भाषा यदि मैं बात करूंगा सर जी, जो सातवाहन वंश के राजा हैं, तो सातवाहनों की क्या होगी सर, सातवाहनों की भाषा, भाषा वे लिपि क्या थी, ये भी आपको बताना है। वे लिपि, तो आप बताएंगे सर भाषा तो प्राकृत थी, ठीक है ना, सातवाहनों की भाषा प्राकृत, वे लिपि की बात होगी तो आप बताएंगे सर ब्राह्मी, ठीक है ना। लिपि पूछी जाएगी तो हम बता देंगे मेरे प्यारो ब्राह्मी, इस तरीके से कर देना है, लिपि थी ब्राह्मी। तो सातवाहनों की भाषा वे लिपि कैसी थी, तो सातवाहनों की भाषा तो मेरे प्यारो प्राकृत थी, और लिपि की बात होगी तो आप बताएंगे सर ब्राह्मी थी। तो ये था आपका आंध्र सातवाहन वंश पूरा का पूरा। कौन सा वंश होगा सर, आंध्र सातवाहन वंश, ये आपने किया है बहुत बढ़िया तरीके से। अब इसी के साथ मेरे प्यारो, ठीक है, अब वाकाटक जो वंश है उससे कोई ज्यादा इंपोर्टेंट पॉइंट है ही ना, तो अब हम हेडिंग डाल देंगे सर जी, ठीक है ना, देसी उत्तराधिकारी। तो ये तो देसी थे, माफी चाहूंगा, विदेशी उत्तराधिकारी। आप सभी को हेडिंग डालना है विदेशी उत्तराधिकारी। भाई दो ही तो काल उनमें बांटा था, ये एक देशी उत्तराधिकारी, मौर्य साम्राज्य को जो है दो उत्तराधिकारियों में बांटा, एक तो देशी उत्तराधिकारी थे और एक कौन से होंगे, तो एक होंगे सर जी विदेशी उत्तराधिकारी। अब बात किसकी आएगी, तो यहां पर बात आती है विदेशी उत्तराधिकारी की। मित्रों, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद मध्य एशिया से पहले आ रहे हिंद यमन, फिर आए शक, शकों के बाद आए पहलव, और पहलवों के बाद आए कुषाण, इन्होंने शासन किया है, ठीक है, अलग अलग देशों से आ रहे हैं।
तो मैं ये मध्य एशिया से निकले हुए हैं। तो मैं आपको बताऊंगा किसकी बात होगी सर जी। तो हम बताएंगे सर विदेशी उत्तराधिकारी तो डाल दिया, हाँ जी। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद कौन से साम्राज्य की बात होगी मेरे प्यारो? तो मैं आपको बताऊंगा मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद, ये आपको लिख देना है, पतन के बाद मेरे प्यारो किसकी बात होगी? पतन के बाद, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद मध्य एशिया से कौन सी एशिया की बात होगी? तो यहां हम बताएंगे सर मध्य एशिया से। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद मध्य एशिया से अब कौन कौन आए हैं? पहले पहले आपको बताना होगा, ठीक है ना, हिंद यमन। ठीक है, कौन सी यमन की बात है? हिंद यमन। इसी के साथ आते हैं फिर शक। शकों के बाद कौन होंगे सर जी? पहलव। ठीक है ना, पहलव, इस तरीके से लिख देना है, पहलव। और पहलवों के बाद कौन आए हैं? कुषाण। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे, इन्होंने शासन किया है। पहले यदि मैं बात करूंगा किसकी? मौर्य जैसी साम्राज्य का पतन हुआ है और पतन के बाद तुरंत मध्य एशिया से पहले आए हैं हिंद यमन। इन्हें इंडो ग्रीक भी हम बोल देंगे। हिंद यमन को क्या इंडो ग्रीक भी आप बोल सकते हैं? क्या सर जी? इंडो ग्रीक। यदि हिंद यमन शब्द ना आएगा तो इंडो ग्रीक शब्द लगा होगा। ठीक है, चलो जी, हिंद यमन, शक, पहलव और कौन है सर जी? कुषाण भारत पर आक्रमण किया तथा एक बड़े क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया। ठीक है, यदि मैं बात करूंगा किसकी? तो मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद मध्य एशिया से हिंद यमन शक पहलव कुषाणों, ठीक है ना, ने आक्रमण किया। ने क्या कर दिया सर जी? तो आप लिखेंगे ने आक्रमण किया, ये आपको कर देना है बढ़िया तरीके से। ने आक्रमण किया, ने आक्रमण किया तथा तथा भारत के एक बड़े क्षेत्र पर, ये आपको कर देना है, मतलब कि ने इन्होंने कहां पर? भारत पर आक्रमण किया तथा एक बड़े क्षेत्र पर। ने पहले यहां लिख दो ना, ने भारत पर आक्रमण किया, अब सही बन जाएगा ना सेंटेंस। ने भारत पर आक्रमण किया तथा एक बड़े क्षेत्र पर, तथा कैसी बात होगी सर जी? एक बड़े क्षेत्र पर अधिकार स्थापित कर लिया, तथा एक बड़े क्षेत्र पर अधिकार स्थापित कर लिया, ये आपको बताना है, स्थापित किया। आगे बात समझ में ना? चलो भाई, अब पहले कौन आ रहे हैं? इंडो ग्रीक। इंडो ग्रीक की यदि बात होगी, इसमें भी इंडो ग्रीक को दो पार्टों में हमने बांटा, एक डेमेट्रियस और एक था यूके ट्राइस। ठीक है ना, यूके ट्राइटस, ये दो पार्टों में, ठीक है ना, ये दो पार्टों में बट गए। पहले चलो, ये यहां तक तो पॉइंट आपकी समझ में आया होगा। हाँ सर जी, आ गया। अब मैं आपको बताऊंगा, पहले हेडिंग डालनी है हिंद यमन, क्योंकि हिंद यमन की बात होगी कि अब ये वंश आया है, हिंद यमन आ रहे हैं, और इसे क्या बोलेंगे हम? इंडो ग्रीक बोलेंगे सर जी। कौन सा ग्रीक बोलेंगे? तो आप बताएंगे इंडो ग्रीक, इस तरीके से लिख देना है, इंडो ग्रीक। चलो, अब इंडो ग्रीक में भी दो शाखाएं विभक्त हुई हैं, एक डेमेट्रियस और एक ट्राइडस। ठीक है ना, इसमें भी दो पार्टों में बटेगा ये, एक तो डेमेट्रियस ऐसे बता देना है, डेमेट्रियस। एक होगा डाइट्रियस। ठीक है ना, इस तरीके से होगा डाइट्रियस। दो पार्टों में बांट दिया है सर जी, किस किस में? तो आप डेमेट्रियस टाइडरस होगा, यूक्रेटाइडस होगा। ठीक है ना, यूके यूके ट्राइडस ये होगा, यूके ट्राइडस। डेमेट्रियस और यूके ट्राइडस हम तो पढ़ेंगे डेमेट्रियस, क्योंकि इसका एक राजा था, राजा मिनांडर। आपने, ठीक है ना, पढ़ा भी होगा राजा मिनांडर को, ठीक है ना। और मिलिंद पन्नों में राजा मिनांडर और नागसेन की वार्ता का उल्लेख मिलता है, ये आपने बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा होगा। तो इसी के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, तो आप कर देंगे सर जी डेमेट्रियस पहले। ज्यादा इसमें कुछ ना लिखना, क्योंकि जो मेन पॉइंट है मैं उसे ही करवाऊंगा, डेमेट्रियस, ये आपको कर देना है। यदि डेमेट्रियस जो ये काल आया है, इसके समय की बात करूं तो 165 बीसी से 145 बीसी तक चला है। बीसी मतलब ईसा पूर्व, 165 बीसी से
145 बीसी तक ये चला है। 165 बीसी से कब की बात होगी? 145 बीसी की ये बात होगी। डेमेट्रियस, और इसमें एक राजा आता है, राजा मिनांडर, आपने पढ़ा। मतलब इसका समय समय तो ठीक है ना, इसका ना दे रखा, राजा मिनांडर का दे रखा है भाई, इसे राजा मिनांडर का समय करना है बस। और मैं राजा मिनांडर से 2-3 पॉइंट लिखाऊंगा जो मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे। इसका समय है राजा मिनांडर का 165 बीसी से, माफी चाहूंगा उसमें गलत लिख गया, और 145 बीसी तक। ठीक है, चलो ये करना है राजा मिनांडर का समय। और आ जाता है कि राजा मिनांडर कौन से ठीक है ना, काल का था या किस वंश से था, ठीक है ना, या इंडो ग्रीक के कौन सा वंश है? डेमेट्रियस का था राजा मिनांडर। मेरे प्यारो, राजा मिनांडर आपको डालना है, जिसकी राजधानी थी सियालकोट। आज तो पाकिस्तान में है ना, ठीक है ना। राजधानी क्या थी तो हम बताएंगे सर, सियालकोट। और सियालकोट को साकल भी बोला गया है। क्या बोला गया है सर? हम बताएंगे, इसे साकल भी कहा गया है, ये आपको बता देना है। राजा मिनांडर डेमेट्रियस वंश का सबसे प्रतापी राजा था। इसे बौद्ध साहित्य में मिलिंद के नाम से जाना जाता है। आप बता देंगे, ठीक है ना। चलो जी, क्या जाना जाता है तो मैं आगे लिख दूंगा यहाँ पर। राजा मिनांडर की बात होगी भाई, इसमें बस मोस्ट इंपोर्टेंट लिखना है, सारा ना पूतना। बौद्ध धर्म में, ठीक है, बौद्ध धर्म में राजा मिनांडर को, ये सुंदर सा क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में किसको भैया? राजा मिनांडर को, ये आप बताएंगे, राजा मिनांडर को मिलिंद कहा गया है। क्या कहा गया है तो हम बताएंगे सर, मिलिंद कहा गया है। ये आपको बताना है क्या कहा गया है, तो आप बता देंगे मिलिंद कहा गया है। मेरे प्यारो, इस मिलिंद पन्हों एक नागसेन की रचना है, और मिलिंद पन्हों में राजा मिनांडर और नागसेन की वार्ता का उल्लेख किया गया है। ठीक है, एक रचना होगी नागसेन की है, ठीक है ना। और मैं लिखे देता हूं यहां पर, समय भी हो लिया। मिलिंद पन्हो, ये आप बता देना है, मिलिंद पन्हो में नामक रचना है, इसमें कर देना है मिलिंद पन्हो में। मैं लिख दूंगा जल्दी से, नागसेन वे, ये लिख देंगे, नागसेन वे, नागसेन वे राजा मिनांडर का उल्लेख है। नागसेन वे राजा मिनांडर का, ठीक है ना, राजा मिनांडर का क्या है सर जी? वर्णन किया है। राजा मिनांडर का वर्णन है, ये आपको बता देना है, वर्णन है। और कल हम पढ़ेंगे सर जी कुषाण वंश, ठीक है ना, क्योंकि शक पहलव से कोई ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, तो कल हम पढ़ने वाले होंगे कुषाण, क्योंकि उसमें राजा कनिष्क के बारे में है। ठीक है, तो ये आपको कर देना है, मिलिंद पन्हों में नागसेन व राजा मिनांडर का क्या किया गया? उल्लेख किया गया। तो इन्हें करेंगे बढ़िया तरीके से। तो मित्रों, सभी अपना ख्याल रखना, बेहतरीन तरीके से तैयारी करना। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को दूंगा विराम। सभी बच्चे बोलेंगे सर जी जय हिंद, जय भारत।